ओके, वेलकम बैक टू ब्यूरोक्रेट्स। तो कल हम लोग, दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा है? ऐसे हो जाओ, थोड़ा सा ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ। आज का बस, इसके बाद वीडियो नहीं बनेगा, परेशानी नहीं। अरे जैता पगली, तुम हाइट में छोटी है और हाइट में छोटे हो तो तुम लोग चले जाते हो पीछे। थोड़ा ऐसे हो जाओ तो दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ, बोर्ड दिख रहा है, मैं दिखूँ ना दिखूँ बोर्ड दिखना चाहिए। ठीक, ओके। तो कल जो है हम लोग जहाँ से पहुँचे थे वहाँ से आगे बढ़ेंगे, और आज की क्लास थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसको ध्यान से समझना है ना। ये मेरा गोला आज आखिरी है, खत्म हो जाएगा, गोले से आपका पीछा छूट जाएगा। भारत संघ या खेल, बड़ा गोला ये है। इसके लिए हम जानते हैं ज्योति, ज्योति गए, मार्कर है वहां काला वाला, मार्कर ब्लैक वाला मार्कर ठीक चल रहा है? मार्कर ब्लैक वाला देखो, ब्लैक वाला चल जाएगा, काम चल जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा, और ये इस कैरेक्टर को पहचानते हो? 7 अप का ऐड देखो, ये भाई साहब वहाँ आते थे, राष्ट्रपति। अब देखिए, हम ये जानने वाले थे कि किस तरह संसद काम करती है। संसद का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना, ठीक। और उसी प्रकार एक राज्य विधायिका होती है, और जो राज्य में विधायिका होती है उसका काम भी है कानून बनाना। राज्य विधायिका या विधान मंडल, 3 अंग हो सकते हैं इसके, जानते हैं आप? विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक, तो संसद और राज्य विधायिका या विधान मंडल, इनका कार्य क्या है? विधान बनाना, कानून बनाना। अच्छा, संसद जो कानून बनाएगी वो पूरे भारत के लिए होगा, मतलब वो कानून इस बड़े गोले के अंदर, इस भारत के अंदर शामिल जो 28 राज्य हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, वहाँ अप्लाई होगा। और अपवाद छोड़ दो, जैसे कुछ कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है या कुछ संघ शासित प्रदेशों के लिए विशेष प्रावधान है, उस पर अभी दिमाग ना लगाइएगा। एक मोटे तौर पर मैं कह रहा हूँ कि संसद कानून बनाएगी जो पूरे भारत पर लागू होगा। भारत के अंदर जो राज्य है या संघ शासित प्रदेश है वहाँ भी लागू होगा। संघ शासित कैसे डिफरेंस है मैंने बताया था, क्योंकि संघ शासित प्रदेश में प्रत्यक्ष शासन जो है केंद्र का होता है, केंद्र की ओर से राष्ट्रपति महोदय वहाँ चलाते हैं, लेकिन अभी आपको वो समय नहीं है कि आप उसके डिटेल में जाएं। ठीक, तो राज्यों को भी वो कानून मानना होगा जो संसद बनाएगी, ये बात हो गई। अच्छा, राज्य विधायिका या विधान मंडल को भी संविधान ने कानून बनाने का अधिकार दिया है। अंतर ये है कि जो राज्य विधायिकाएं हैं वो जो कानून बनाएंगी वो केवल उस राज्य की सीमा तक ही लागू होगा। छत्तीसगढ़ विधायिका जो कानून बनाएगी छत्तीसगढ़ में लागू होगा, मध्य प्रदेश विधायिका जो कानून बनाएगी वो मध्य प्रदेश में लागू होगा, महाराष्ट्र विधायिका जो कानून बनाएगी वो महाराष्ट्र में ही लागू होगा, वो कानून अन्य राज्य में लागू नहीं होगा। अच्छा, अब हम आते हैं, आप जानते हैं कि यहाँ भी सदस्य हैं और यहाँ भी सदस्य हैं।
और हमने जैसा पिछले वीडियो में देख लिया था कि बीजेपी की सरकार समझने के लिए कि बीजेपी की सरकार जैसे कि अभी है कैसी बनी थी। और यहाँ पर एक लोकसभा से सदस्य हैं और एक लाल यहाँ से ले लेते हैं, ये राज्यसभा से सदस्य हैं। ये गोला इसलिए लगाया कि ये दोनों सांसद हैं। लोकसभा से एक सदस्य ये भी सांसद हैं और राज्यसभा से एक सदस्य ये भी सांसद ही कहलाएंगे, लेकिन अंतर ये है कि गोले और जहाँ लगा हुआ है इन्हें मंत्री पद मिला हुआ है। ठीक है, ये अंतर है। इनका नाम हम मान लेते हैं लड़की भाई, और ये जो लोकसभा से सांसद है इनका नाम नचकारिन भाई। ठीक, लड़की भाई और नचकारिन भाई दोनों हैं पक्की सहेलियाँ। और लड़की बाई के यहाँ उनकी पुत्री कौन, इनकी पुत्री कौन थी, मंटोरा बाई। इनकी पुत्री थी मंटोरा बाई का विवाह इनका विवाह लग गया। इनका विवाह लगा एक बढ़िया, चूँकि मंत्री हैं तो जाहिर सी बात है पहुँच अच्छी है, तो एक बहुत बड़े उद्योगपति के बेटे से इनका लगन तय हुआ। अब नचकारिन बाई और लड़की बाई जो है बचपने से जो है एक साथ पले बड़े हैं और आसपास में ही दोनों ही सांसद हैं। लड़की बाई की बच्ची मंटोरा बाई का विवाह तय हुआ उद्योगपति के बेटे गधा प्रसाद से। गधा प्रसाद इनका नाम है और बिल्कुल आचरण अभी गधा प्रसाद जैसा ही करेंगे। ये गधा प्रसाद से हुआ, विवाह हो गई, विवाह की तैयारियां हो गई, बारात पहुंच गई, गधा प्रसाद बारात लेके पहुंच गए। लेकिन ऐसा हुआ कि अंत जैसे ही मंडप में बैठना था तो इन्होंने एक गधे वाली हरकत कर दी। इन्होंने मांग रख दी कि मुझे 25 करोड़ कैश दहेज चाहिए, अन्यथा ये विवाह नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा जब हो गया तो लड़की बाई और नचकारिन बाई दोनों को बहुत धक्का लगा कि आज भी समाज में ऐसे गधे और ऐसे नीच प्रवृत्ति के लोग हैं जो दहेज जैसी व्यवस्था का पालन करते हैं और लालच में शादी करते हैं। तो बहुत सारी सामाजिक दबाव होते हैं, पूरी महिलाओं पे ज़्यादा होते हैं सामाजिक दबाव। ऐसे देखा जाए तो हमारा जैसे हमारे समाज की संरचना है, इसमें पुरुषों को बहुत लिबर्टी दी गई है और महिलाओं को आज तक ज़्यादा सामाजिक बेड़ियों में जकड़ के रखा जाता है। ये निश्चित ये बात बिल्कुल सही है कि आज कन्याएं जो हैं उनको शिक्षा का अधिकार, उनका और थोड़ा फ्रीडम मिला है, लेकिन फिर भी सामाजिक दबाव किसी न किसी रूप में आज भी बना हुआ है। पुरुषों को बहुत लिबर्टी दी जाती है। तो ऐसी बात हो गई। लड़की बाई हालांकि मंत्री हैं लेकिन इसी समाज में रहती हैं और वो एक पुत्री की माँ है, और ये समाज जो है ये अच्छा नहीं मानता कि घर से बारात चली जाए, तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है उस लड़की के लिए। तो ना चाहते हुए भी लड़की की बाई के पास पैसा था और कुछ पैसे इन्होंने इधर उधर से व्यवस्था की है। तुरंत मंत्री हैं तो बहुत जल्दी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आम आदमी तो सोचता रहता। 25 करोड़ का व्यवस्था किया, 25 करोड़ गधा प्रसाद जो है उनके मुंह पे मारा और शादी संपन्न हुई। तब उस सामाजिक बहिष्कार से, ऐसी व्यवस्था से, ऐसी बदनामी से, और मेरी पुत्री का दिल न टूट जाए, ये बहुत सारी उन बातें उनके मन में चल रही थी। तो उन्होंने उनकी दहेज की बात को स्वीकार कर लिया, शादी हो गई। लेकिन दोनों बहुत विक्षुब्ध थे इस घटना से। लड़की बाई और नचकारिन बाई, हमारे यहाँ क्या है, मेरा मानना ये है कि महिलाएं बराबर हैं भाई, उनको भी स्ट्रेस होता है। जैसे पुरुष शराब आदि का सेवन कर लेते हैं तो कुछ शौक़ इनको भी था। ये दोनों, शौक़ की बात नहीं, उस दिन ये इनको धक्का लगा था। और सहेलियाँ थी, कॉलेज के ज़माने में चलता होगा तो बोतल खुला, बोतल छत पे खुला, तो दोनों बहुत दुखी थे, बात कर रहे थे कि अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
तो इसी बीच में बातचीत करते करते नजकारीन भाई ने एक सलाह दी कि सुनना लड़की, ऐसे ही बुलाएंगे ना, नाम यहाँ है कि नहीं, सुने हो कि नहीं सुने हो? यहाँ आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे। गांव तो थोड़ा गांव के एरिया में जाओ, आपको सब मिलेगा। पद्मनाभपुर में एक नेम प्लेट मैंने पढ़ा, नाम लिखा हुआ है पीके लुड़के। हाँ, नाम है, मैंने गया नेम प्लेट पढ़ा, पी होगा, जो भी शॉर्ट नेम लिखा है पी के और सरनेम है लुड़के। तो ऐसे ऐसे नाम होते हैं। नाम वैसे नाम में कुछ नहीं रखा है, काम बड़ा होना चाहिए। तो नजकारीन भाई ने ये सलाह दी, मतलब हम ये उस समय की कल्पना कर रहे हैं समझने के लिए कि जब दहेज के को नियंत्रित करने के लिए कोई कानून नहीं था। नजकारीन ने आइडिया दिया, सुनना या लड़की, हमने काम करथन ये दहेज जैसे कुप्रथा ला रोके बार कुछ करथन। भाई हमन संसद में बैठन, संसद के काम है कानून बनाना, काबर ऐसे कानून बना दें कि दहेज जैसे कुप्रथा समाज से रोके जाए। निश्चित किया उन्होंने, और इस बात पे बहुत सीरियस लिया लड़की भाई ने। दोनों जो है कुछ समय बाद संसद पहुंचे और लड़की भाई ने हालांकि कानून बना, देखिए कानून बनाना संसद का काम है और इस प्रक्रिया की शुरुआत कौन करेगा? संसद के ही सदस्य। चाहती तो नजकारीन बाई भी शुरुआत कर सकती थी, वो भी सरकार जो मौजूदा सरकार है उसकी एक सदस्य हैं, सांसद हैं, और लड़की बाई भी सांसद हैं। बस अंतर ये है कि लड़की बाई मंत्री पद पर हैं और वो केवल सांसद हैं। दोनों शुरुआत कर सकते हैं। आपसे कोई पूछे कि कानून बनाने की प्रक्रिया, कानून संसद बनाता है, लेकिन कानून बनाने की प्रक्रिया कौन शुरुआत कर सकता है? चाहे सांसद चाहे मंत्री। ठीक, ओके। तो लड़की बाई ने ये तय किया, लड़की बाई ने एक मसौदा बनाया और मसौदा कुछ इस प्रकार, मसौदा मतलब खाका, कोई काम जैसे आप कोई प्लानिंग करेंगे, कोई तो रूपरेखा बनाते हैं, पेपर लेके संरचना बनाते हैं, वैसे अंग्रेजी में इसे हम कहेंगे बिल और हिंदी में कहेंगे क्या? विधेयक। हिंदी में विधेयक। इन्होंने अब कोई शीर्षक है जिससे संबंधित ये कानून बनाना चाहते हैं तो उसका नाम रख दिया दहेज निषेध विधेयक। इस अवस्था में ये विधेयक ही कहलाएगा। जो जो उनके मन में आया उन्होंने लिख दिया कि दहेज देने वाला अपराधी होगा, दहेज वो जो है उसे 10 साल की सज़ा होगी, और दहेज लेने वाला और दहेज देने वाला भी संयुक्त अपराधी माना जाएगा, उसे 5 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। हर जिले में महिला विशेष थाने होंगे, हर कोर्ट में जो है एक स्पेशल, जो निर्धन लोग होंगे उनके लिए एक स्पेशल महिला वकील जो है निश्चित की जाएगी ताकि वो उनका पक्ष रख सके न्यायालय में। जो भी उनके मन में था उन्होंने लिख दिया और फिर उसके बाद अब प्रक्रिया शुरू हो गई। अब विधेयक आप जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं? विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एक होता है शासकीय विधेयक, शासकीय या इसे ही हम सरकारी विधेयक कहेंगे। एक होता है गैर शासकीय विधेयक, गैर शासकीय। शासकीय उसे बोलेंगे यदि वो विधेयक मंत्री द्वारा लाया गया है तो वो शासकीय कहलाएगा। यदि वो विधेयक केवल सांसद जो कि मंत्री नहीं है उसके द्वारा लाया गया तो वह कहलाएगा गैर शासकीय विधेयक या गैर सरकारी विधेयक। अब विधेयकों में भी प्रकार होते हैं जिसके डिटेल में अभी आपको नहीं जाना है। सामान्य विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक हो सकता है, और एक और होता है एप्रोप्रिएशन बिल होता है, वो अभी काम की बात नहीं। सामान्य विधेयक तो सबसे पहले ये कैटेगराइजेशन करना होता है कि ये विधेयक किस प्रकार का है। तो ये विधेयक कौन ला रहा है? मंत्री ला रही है। तो किस प्रकार का विधेयक है ये? शासकीय विधेयक। अब हमें ये भी तय करना होगा कि ये विधेयक किस प्रकार का, धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, तो क्या है? तो आप अभी उसमें मत जाइए। ये है सामान्य, किस प्रकार का विधेयक होगा? ये सामान्य विधेयक। और चूंकि मंत्री ला रही है, लड़की भाई मंत्री है, तो ये शासकीय विधेयक हो गया। ओके, अब ये प्रक्रिया शुरू होगी। तो सामान्य विधेयक के लिए कुछ प्रावधान हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रहने चाहिए। क्या प्रावधान? सामान्य विधेयक के लिए पहला प्रावधान ये है कि सामान्य विधेयक को जो रास्ता होगा वो ऐसा होगा कुछ कि ये विधेयक सदनों से गुजरकर उसके बाद ही राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचेगा। संसद के दोनों सदनों से गुजरकर ये राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचेगा। ये रास्ता है।
अच्छा, जब ये रास्ता है तो एक सवाल आपके मन में उठेगा कि भाई कौन से सदन में सबसे पहले, तो इसका उत्तर है सामान्य विधेयक के लिए प्रावधान क्या है कि सामान्य विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत या पुनः स्थापित किया जा सकता है। ये टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, तो इसको ध्यान में रख लीजिए कि प्रस्तुत या पुनः स्थापित एक ही बात है। ठीक, ओके। समझने के लिए आपको ऐसा समझना है, बहुत बार इस बात को ध्यान में रखिएगा, आगे बहुत बार आप इससे टकराएंगे, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रस्तुत का मतलब ये माना जाएगा कि सबसे पहले आपसे पूछा, सबसे पहले सामान्य विधेयक प्रस्तुत या पूरा स्थापित से क्या समझेंगे आप? सबसे पहले, दोनों सदनों में सबसे पहले। तो सामान्य विधेयक के लिए क्या प्रावधान है? आपसे कोई पूछे कि सामान्य विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, तो आपका जवाब क्या होगा? किसी भी सदन, चाहे तो वो सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत हो जाए या राज्यसभा में प्रस्तुत हो जाए। निश्चित कौन करेगा? तो निश्चित जो विधेयक ला रहा है वो करेगा। लड़की बाई ने निश्चित किया कि मैं इस विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत करूंगी या पूरा स्थापित करूंगी। ठीक, आया बिल। हर सदन में एक मुखिया होता है, हर सदन का एक मुखिया होता है। लोकसभा का जो मुखिया होगा क्या कहलाएगा? वो अध्यक्ष। हिंदी में लोकसभा का अध्यक्ष होता है, अंग्रेजी में हम कहेंगे स्पीकर, स्पीकर। और यहाँ का मुखिया राज्यसभा का, टेक्निकल, एकदम टेक्निकल, लोग मिक्स कर देते हैं ना, लेकिन आप यही याद रखेंगे, यही है टेक्निकल शब्द। प्रश्न यहाँ बने तो फंसेंगे नहीं। राज्यसभा का मुखिया जो है उसके लिए संविधान एक शब्द का इस्तेमाल करता है, वो है सभापति, सभापति, और अंग्रेजी में चेयरमैन। ठीक, अच्छा, इसी बीच में एक और बात, अगर कोई महिला मुखिया होगी तो क्या बोलोगे आप? यहाँ राज्यसभा में सेम बोलोगे? सभापति बोलोगे? चेयरमैन ही बोलोगे? सभापति जो है वो न्यूट्रल शब्द, दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अंग्रेजी में चेयरमैन बोलना गलत होगा, टेक्निकल। चेयरपर्सन, पर्सन ना, पर्सन मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। मैन का मतलब पुरुष हो गया। ऐसे ही जानकारी जहाँ जो आपके जागरूकता बढ़ाए। अगर कोई महिला है तो उसके लिए चेयरमैन शब्द इस्तेमाल करना, ऐसे कर लेते हैं लोग काम चलाओ, लेकिन वो टेक्निकली सही नहीं। फिर आप चेयरपर्सन बोलिए। चलिए आइए, अध्यक्ष, सभापति। तो ये बिल इन्होंने कहाँ प्रस्तुत किया? लोकसभा में। इनकी मर्जी, चाहती तो वो राज्यसभा में भी प्रस्तुत कर सकती थी। सामान्य विधेयक है, और सामान्य विधेयक आप जानते हैं किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ओके, चलिए, इन्होंने लोकसभा में चुना। प्रक्रिया क्या होगी शॉर्ट में बताऊंगा, एकदम डिटेल में नहीं जाऊंगा। लोकसभा अध्यक्ष के पास ये मसौदा पहुंचा। लोकसभा अध्यक्ष डिक्लेयर करेंगे कि भैया राज्यसभा से सदस्य फलाना मंत्री, उन्होंने इस प्रकार का एक विधेयक प्रस्तुत किया है, और उसके बाद प्रक्रिया चालू होगी। प्रक्रिया में शॉर्ट में क्या होगा कि वो बिल जो है सबके पास उसकी कॉपी होगी। उस बिल पर प्रत्येक क्लॉज बाय क्लॉज बहस होगा, और क्लॉज बाय क्लॉज मतदान भी होगा। और जब ये पूरी बहस और क्लॉज बाय क्लॉज मतदान हो जाएंगे तो सेलेक्ट कमेटी, अभी नहीं, कमेटी के पास जाता है। फिर उसके देखते हैं कि इसके कानूनी पक्ष क्या हैं, कैसे है, वहाँ पे रेक्टिफिकेशन होता है। फिर फाइनली वो आता है, और आने के बाद फिर से उस विधेयक पर एक डेट निश्चित करते हैं अध्यक्ष महोदय, और बोलेंगे कि इस तारीख को इस विधेयक पर निर्णय, सदन निर्णय लेगी। ठीक, निर्णय निश्चित तारीख हो गया, निश्चित तारीख पर उस विधेयक पर मतदान होना है। अच्छा, अब ये भी है कि इस बात को आप थोड़ा समझ लें कि वर्तमान में लोकसभा में मान लीजिए कि 300, ये तो जानते हैं आप, 545 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में आप मान लीजिए कि 380 रूलिंग पार्टी, मतलब जो इन दोनों की पार्टी है, इन दोनों, ये सत्ता में है, शासन में रूलिंग पार्टी है, इसके 380 सांसद हैं लोकसभा में। बाकी के मिलाकर 380 तो मान लीजिए आप
कितने 170 के आसपास ना, नहीं 165, बाकी अन्य दल के हैं। तो ये बात तो तय है कि भाई रूलिंग पार्टी की कोई सदस्य यदि कोई बिल लेकर आई हैं तो जाहिर सी बात है उनके बिल को पक्ष में वोट 380 लोग हैं, 380 उनके पार्टी के लोग मतदान करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये क्लियर है कि लगभग उनका विधेयक पास होगा लोकसभा से। भाई एक ही पार्टी के हैं, वो उन सरकार की ओर से बिल आ रहा है, मंत्री हैं और मंत्री का बिल आ रहा है, मतलब जो सरकार है उसकी तरफ से बिल आ रहा है, तो जाहिर सी बात है सारे सदस्य उनके पक्ष में वोट करेंगे। अगर किसी ने विपक्ष में वोट कर दिया तो कार्रवाई हो सकती है, उसके ऊपर पार्टी कार्रवाई हो सकती है, वो निष्कासित किया जा सकता है, वो बाद में आप समझेंगे। लेकिन मतलब ये समझाने के लिए मैंने ये कह दिया कि भाई किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते कि मतदान आप उसकी मर्जी पक्ष में करे या विपक्ष में करे। लेकिन चूंकि वो रूलिंग पार्टी से सांसद बना है तो पार्टी का एक वो होता है कि भाई आप हमारे विपक्ष में जाओगे तो आप हमारे पार्टी के सदस्य नहीं रह सकते। जब हमारे पार्टी के सदस्य नहीं रहेंगे तो आपको संसद में सदस्य बने रहने का भी हक नहीं, तो वो उसको आप यहीं हल्का फुल्का यहीं छोड़ दो। बाद में देखेंगे कि कैसे एक सांसद किस किस प्रकार से अयोग्य हो सकता है, बाद में समझोगे आप, ठीक। लेकिन अभी की फ़िलहाल में भैया 380 लोग मतलब इनके पक्षकार हैं, वो इनके पक्ष में मतदान करेंगे। तो स्पीकर अध्यक्ष हूँ मैं, मान लो, समझ लो, हूँ तो नहीं, समझ लो, सोचने में क्या जाता, मैं अध्यक्ष हूँ और मुझे अच्छी तरह से पता है कि भैया 380 लोग इनके पार्टी के लोग हैं, वो पास होना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखो मेरे पास, मैं इस सदन का मुखिया हूँ। एक बात हमेशा आपको याद रखना है, बहुत जगह आपको फंसने से निकालेगा ये शब्द। सदन का अध्यक्ष मुखिया उस सदन का भगवान होता है, इस बात को याद रखना। आपको आगे पता चलेगा कि ये कहाँ कहाँ से आपको कन्फ्यूजन से निकालेगा। एक बात याद रखना, सदन का मुखिया उस सदन का भगवान होता है, मतलब उसकी मर्जी से कुछ नहीं होगा, ठीक। ओके, मैंने बोला आराम, चलिए भैया बताइए लड़की बाई का जो ये विधेयक है इसके पक्ष में कौन कौन है, हाँ या ना में जवाब दें। बोलिए हाँ, तो हाँ करके सबने आवाज़ दी। जाहिर सी बात आवाज़ ज़्यादा आएगी, इनके सदस्य ज़्यादा हैं, इनके दोस्त मित्र ज़्यादा हैं, इनके पार्टी वाले। वो बोलेंगे ये मतलब ये निश्चित होता है कि सदन में जितने लोग हैं उपस्थित उसमें आराम से ये 50% से अधिक लोगों ने हाँ में चिल्लाया है। मैं डिक्लेयर कर दूंगा ये विधेयक लोकसभा में ध्वनि मत से पारित किया जाता है। एक और तरीका हो सकता है, मैं बोलूँगा जितने लोग इस विधेयक के पक्ष में हैं आप लोग अपना बेंच थपथपाएँ। लोग थपथपाएँगे, 380 लोग थपथपाएँगे, आवाज़ ज़्यादा आएगा, और बड़े आराम से 50% से ज़्यादा लोग थपथपाने, ध्वनि मत से पारित किया जाता है। इन दोनों प्रक्रियाओं में क्या प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है? तो हाँ, लगाया जा सकता है। भाई विपक्ष वाला, जैसे वो विपक्ष वाले हैं, उन्होंने बोल दिया नहीं, मुझे स्पीकर महोदय, अध्यक्ष महोदय, मुझे शंका है कि 50% से अधिक लोगों ने टेबल नहीं बजाई है या हाँ नहीं बोला। अगर उन्होंने ये आशंका जता दी तो आपत्ति कर दी, अब मैं क्या करूँगा? ठीक है भाई, विपक्ष भी खुश रहे, सवाल उठ गया है, चलिए मतदान कीजिए। मतदान आप सबके पास इलेक्ट्रॉनिक, पहले तो वो पेपर वाला होता था लेकिन अब आधुनिक हो गया, सबके पास पैड होता है, इलेक्ट्रॉनिक पैड सारे सांसदों के पास। हाँ के लिए बटन दबाएं, हाँ के लिए बटन दबाएंगे, मेरे सामने स्क्रीन होगा, मेरे सामने आ जाएगा। ना के लिए बटन दबाएं, मेरे सामने जितने लोगों ने ना के लिए बटन दबाया मेरे सामने आ जाएगा, और मेरे पास उस दिन के उस समय की कार्रवाई का रिकॉर्ड भी होगा, कितने लोग उपस्थित हैं। 545 सदस्य में से कितने लोग आज के डेट में सदन में उपस्थित हैं। आ गया। अब देखिए, सामान्य विधेयक के लिए जो बहुमत, अलग अलग प्रकार के विधेयकों, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है, ये आप बाद में जानेंगे। लेकिन फ़िलहाल समझने के लिए ये जान लीजिए कि सामान्य विधेयक को संसद के सदन में पारित होने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? वो होती है सामान्य बहुमत। सामान्य बहुमत को किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता है पारित होने के लिए? सामान्य बहुमत। और सामान्य बहुमत को यदि मैं आपको डिफाइन करने कहूँ तो कैसे डिफाइन करोगे? कोई कर सकता है? बताओ जैता, कैसे करोगे? तुम सही हो,
लेकिन आधा, कोई और? हाँ, ये हुआ पूरा। इस बात का ध्यान रखना, सामान्य बहुमत को इस अवस्था में यदि हमें डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे मतदान का, और एक्सटेंड कर दूं तो मतदान, जितने मतदान हुए हैं उनका 50% से अधिक। मैं समझा देता हूं इसको थोड़ा सा। मान लेते हैं मैं अध्यक्ष हूं लोकसभा का और आप सब लोकसभा के सदस्य हैं। भाई ये भी मान लेता हूँ सामान्य करने के लिए कि 1 2 3 8 लोग आप लोग बैठो, 4 5 6 7 8। कल 9 काउंट किया था क्या? 8 ही थे ना? अच्छा, 8 लोग हो आप लोग। मैं ये मान लेता हूँ कि इस सदन की जो सदस्य संख्या निर्धारित है वो 10 है, और आज के दिन इस विधेयक पर मुझे मतदान कराना है। मतलब 2 एब्सेंट है, है ना? तो सामान्य विधेयक में जो अनुपस्थित है उनका कहीं उल्लेख किया मैंने? नहीं किया। मतलब हमें अनुपस्थित है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक? अच्छा, फिर ये भी अधिकार है आपको कि कोई सदस्य वो चाहे तो पक्ष में मतदान करे, चाहे तो विपक्ष में करे, और चाहे तो कहीं भी मतदान ना करे। तो चलो, उन्होंने तय किया कि मैं मतदान ना तो पक्ष में करूँगा, उन्होंने मतदान नहीं किया। 10 में से 2 एब्सेंट हैं, एक ने मतदान किया ही नहीं। अब बाकी बचे 7 लड़कियां, आप लोगों ने मतदान किया। तो 7 में आप लोगों ने मतदान किया तो सामान्य बहुमत क्या माना जाएगा? 7 का 50% से आधा कितना होगा? 4, है ना? ऐसा नहीं बोलना कि 3.51। एक मतदान मतलब एक मनुष्य, तो 0.51 में काट के तो अपन फैसला नहीं लिख कर सकते। 4 कम से कम होना चाहिए। तो याद रखिएगा, सामान्य बहुमत का अर्थ होता है सदन में जितनों ने मतदान किया उसका 50% से अधिक। ये कंप्लीट डेफिनेशन हो जाएगा शॉर्ट में, ठीक? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में प्रस्तुत हो गया, बहस हो गई, मतदान होना है, मैंने कह दिया। रिजल्ट आया पक्ष में, जाहिर सी बात है ज़्यादा संभावना पक्ष में, ज़्यादा मतदान पक्ष में होंगे। लोकसभा के मामले में मान लीजिए कि उस दिन, जिस दिन मतदान होना है, 545 में से 45 एब्सेंट। कितने लोग उपस्थित हैं? 500। 500 लोगों में पक्ष में 250 आधा हो गया। 251 का पक्ष में मतदान करना आवश्यक है? नहीं, आवश्यक नहीं है। अभी मैंने क्या बोला? ये तो उपस्थित है ना। हो सकता है इसमें से 50 लोगों ने मतदान ही नहीं किया। तो मतदान कितनों ने किया है? नीचे आ जाते हैं। 450 लोगों ने वास्तव में मतदान किया। 450 लोगों ने मतदान किया, मतलब कितना बहुमत होगा? 225 आधा हो गया, 226 कम से कम। हम मान लेते हैं 226 लोगों ने पक्ष में मतदान किया और इधर 249 विपक्ष में मतदान किया, मान लेते हैं। ऐसी अवस्था में क्या माना जाएगा? कि यह विधेयक लोकसभा द्वारा सामान्य बहुमत से पारित कर दिया गया, स्वीकृति मिल गई। लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है। ये तो हम मान रहे हैं ना ऐसा ही होगा, उल्टा भी हो सकता है। मतलब हो सकता है 226 लोगों ने विपक्ष में कर दिया और 239 लोगों ने पक्ष में कर दिया। अब क्या होगा? अब ये विधेयक क्योंकि जितने लोगों ने मतदान किया उसके 50% से अधिक पक्ष में होना था, ये उल्टा हो गया, विपक्ष में ज़्यादा पड़ गया। तो हम बोलेंगे कि यह विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका, खारिज हो गया। लोकसभा ने इस विधेयक को अस्वीकृत कर दिया। और लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में जब ये विधेयक के साथ ऐसा होगा, अस्वीकृति मिलेगी, तो विधेयक का रास्ता, सफ़र वहीं ख़त्म हो जाएगा। वह विधेयक कानून बनने की प्रक्रिया में आगे नहीं चल पाया, वहीं निरस्त हो जाएगा और कानून नहीं बन पाएगा। लेकिन हम मान लेते हैं लोकसभा में ये विधेयक पारित हो गया, पक्ष में मतदान हो गया, इसी 50% से अधिक पारित हो गया।
अब यहाँ पारित हो गया तो अब ये जाएगा दूसरे सदन में, पूरी प्रक्रिया फिर से दोहराई जाएगी, फिर क्लॉज बाय क्लॉज बहस होगा, फिर अंत में मतदान के लिए रखा जाएगा, फिर ये पूरी प्रक्रिया होगी। अगर राज्यसभा में ये सामान्य बहुमत से पारित नहीं हो सका तो उसका सफ़र वहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम मान लेते हैं कि ये बिल बहुत अच्छा है और राज्यसभा में कुछ बुद्धिजीवी रहते हैं लोकसभा की अपेक्षा। लोकसभा में तुच्छे लोग भी पहुंच जाते हैं। पप्पू यादव कौन है? क्रिमिनल है लेकिन सांसद है। लालू यादव चारा घोटाला के स्वामी सांसद है, वो तो मुख्यमंत्री भी रहे। तो वे देखिए कोई अगर यादव हो तो अपनी जाति पे मत लीजिएगा। मेरे लिए मक्कारों चोरों की कोई जाति नहीं होती, इनकी एक धर्म होता है, वो चोर है, मक्कार है। हम मान लेते हैं यहाँ से भी पारित हो गया। अब चूंकि संसद के दोनों सदनों ने इस विधेयक को पारित कर दिया है, मतलब अब ये तीसरे अंग के पास पहुंचेगा ये विधेयक, और कहाँ पहुंचेगा? राष्ट्रपति महोदय के पास। ठीक, अब राष्ट्रपति महोदय के पास जो शक्तियां हैं, कोई विधेयक, अब देखिए कोई विधेयक जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाएगा तो वो पहुंचेगा राष्ट्रपति महोदय के पास, और राष्ट्रपति महोदय उस विधेयक पर जो अपनी प्रतिक्रिया देंगे, जो अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे, वो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 111, अनुच्छेद 111। इसको मिटा देता हूं मैं। एंड वेर इज, ये कहाँ आ रहा है आवाज़? कहीं आ रहा है क्या? चलिए, हाँ 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 हाँ, अरे गलती से लिख दिया, गणित पे मत जाओ, भावनाओं को समझो, है ना, भावनाओं को समझो, गलती से लिख दिया। ये 226 यदि पक्ष में है तो कितने हो जाएंगे इधर? 224, है ना? हाँ ठीक है, दुविधा ठीक। कभी कभी हमें भावनाओं को समझना पड़ता है, हम बोल कुछ और देते हैं लेकिन चाहते कुछ और। अब देखिए, कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होगा तभी पहुंचेगा राष्ट्रपति के पास। सामान्य विधेयक की बात कर रहा हूं, जहां तक किसी भी सदन ने यदि उसे नकार दिया तो वो राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचेगा ही। दोनों सदनों से पारित हो गया तभी पहुंचेगा। अब जब कोई विधेयक राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचेगा तो राष्ट्रपति महोदय जो जिन शक्तियों का प्रयोग करेंगे उनका उल्लेख संविधान में कहाँ है? अनुच्छेद 111। और अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति के पास होंगे तीन विकल्प। पहला विकल्प, राष्ट्रपति महोदय उसे स्वीकृति दे सकते हैं, स्वीकृत कर सकते हैं, मतलब राष्ट्रपति महोदय अपना सिग्नेचर करेंगे और जैसे ही किसी विधेयक पर राष्ट्रपति महोदय अपने हस्ताक्षर करेंगे तो ये जो दहेज निषेध अभी विधेयक कह रहे थे हम, यहाँ भी जब सदन में था तो विधेयक ही था, यहाँ भी सदन में आया तो विधेयक ही था, राष्ट्रपति के पास पहुँचा तब भी विधेयक था। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति महोदय ने अपने सिग्नेचर दिए, ये विधेयक किसमें क्या बन गया? अधिनियम बन गया। अधिनियम या एक्ट, या हम इसे सरल भाषा में कहते हैं कानून या विधान बन गया। वहीं से ये कानून बन गया। अब जो सिद्ध हो जाएगा कि कोई दहेज ले रहा था, मांग कर रहा था, 10 वर्ष का कारावास, जो भी उसमें प्रावधान है लागू हो जाएगा पूरे, क्योंकि संसद का कानून है, पूरे भारत। ठीक, ओके। ये पहला विकल्प हुआ, स्वीकृति दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है राष्ट्रपति महोदय स्वीकृति दें। राष्ट्रपति महोदय यदि कोई ऑर्थोडॉक्स निकल गए, ना 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 मेरे 4 लड़के हैं, मैं तो दहेज लूँगा, ऐसा भी हो सकता है ना। ऑर्थोडॉक्स लोगों की कमी थोड़ी हमारे यहाँ। बात कुछ और करेंगे, सामने देखो
अक्सर हम इस दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर सामने हम बात कुछ और करते हैं, पीछे हमारा उद्देश्य और हमारी मंशा बिल्कुल घृणित हो सकती है, और ऐसा आपको मोर देन 90% इस दुनिया में देखने को मिलेगा। इसीलिए जो आदमी बोल रहा है जल्दी विश्वास ना करो, अच्छी तरह से मूल्यांकन करो, वरना ये दुनिया ऐसी है कि मोर देन 90%, बल्कि मैं कम बोल रहा हूँ, शायद 95% मुखौटा लगा के चलते हैं। मुखौटा जो सामने दिखा रहे हैं वो सच्चाई नहीं। दूसरा विकल्प आप स्वीकृत कर सकते हैं। इसी को संवैधानिक भाषा में एक और शब्द लाइन का प्रयोग कर सकता है, उसका भी ध्यान रखिए। स्वीकृति को क्या कर सकते हैं? सुरक्षित कर सकते हैं। एक ही मतलब है, मतलब स्वीकृति कैसे दूंगा मैं? इसे साइन करके। सुरक्षित करने का मतलब मैं अपना हाथ साइन करने के लिए नहीं बढ़ा, ये मतलब रिजेक्ट सिंबल से मतलब। तीसरा विकल्प पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकते हैं। किसको लौटा सकते हैं? संसद का विधेयक है तो किसको लौटाएंगे? संसद को ही लौटाएंगे। संसद को लौटा सकते हैं। संसद को लौटा देने का विकल्प यदि राष्ट्रपति इसका इस्तेमाल करते हैं तो अब देखिए क्या होगा। अब क्या होगा, ये विधेयक जैसे ही राष्ट्रपति तीसरे विकल्प का प्रयोग करते हैं अनुच्छेद 111 के तहत, ये विधेयक सीधे वापस जाकर, चूंकि लड़की बाई ने इस विधेयक का प्रारंभ किया था, तो ये विधेयक कहाँ चला जाएगा? लड़की बाई के हाथ। जिसने ये विधेयक जिसने बनाया है उसके हाथ में चला जाएगा। अब देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं। यदि लड़की बाई अकड़ू है ना, कुछ लोग होते हैं अकड़ू, तो बोल सकते हैं अरे मोर विधेयक ऐसे कैसे हिम्मत कर दिस, मोर विधेयक ला पुनर्विचार पर लौटा दिस, मेरे विधेयक को, ऐसा अकड़ू सोचेगा। और सामान्य सोच सकता है, सामान्य अवस्था में तो बोलेगा राष्ट्रपति महोदय ने इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया है तो कुछ कमियां होंगी। अच्छा, राष्ट्रपति महोदय वहाँ अंडरलाइन नोट रिमार्क भी दे सकते हैं ना कि यहाँ उनको आपत्ति है, तो इससे आइडिया भी हो जाएगा विधेयक लाने वाले को कि कहाँ राष्ट्रपति महोदय को आपत्ति है। तो अगर वो सरल होगा, सहज होगा, तो वो उसमें संशोधन कर सकता है, अपने विधेयक में संशोधन कर देगा। वहाँ अकड़ू होगा तो नहीं करेगा। तो अब देखिए, यदि राष्ट्रपति महोदय ने किसी सामान्य विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया तो उस विधेयक को या तो संशोधित रूप में या तो पूर्व अवस्था जैसा पहले था उसी रूप में फिर से प्रक्रिया में लाया जा सकता है, फिर से पूरी प्रक्रिया दोहराई जा सकती। और जब लड़की बाई बोलेगी दो चीज़ें, या तो नहीं मेरा विधेयक सही था, अब मैं ऐसे ही फिर से इसको भेजूंगी, या लड़की बाई सहजता से सोचेंगी तो मैं संशोधन करके भेजेंगी, लेकिन वो फिर से प्रक्रिया में आएगा। फिर वही बात, सामान्य विधेयक है तो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, और संसद के किसी भी सदन ने यदि उस विधेयक को अस्वीकृत कर दिया वो विधेयक फिर वहीं ख़त्म। लेकिन हम मान लेते हैं कि ये विधेयक या तो संशोधित रूप में या तो उसी रूप में फिर से प्रक्रिया में लाया गया और फिर से पास हो गया सामान्य बहुमत से, फिर से दूसरे सदन में पहुंचा और फिर से पास हो गया, ठीक, और ये फिर से राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचा, फिर से राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंच गया। अब जब कोई विधेयक पहली बार संसद के दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचा तो राष्ट्रपति महोदय के पास तीन विकल्प थे। या तो वो उसे स्वीकृति दे दें, कानून बन जाएगा, या तो उसे अस्वीकृत कर दें, कानून नहीं बन पाएगा, या फिर उसे पुनर्विचार के लिए लौटा दें। राष्ट्रपति महोदय ने यदि तीसरा विकल्प चुना, पुनर्विचार के लिए लौटाया, और वह विधेयक उसी रूप में या संशोधित रूप में फिर से संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया, तो फिर राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचेगा। अब ध्यान दीजिएगा,
यदि वह विधेयक दोबारा राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंच गया संसद के दोनों सदनों से पारित होकर, तो राष्ट्रपति महोदय के पास केवल एक ही विकल्प होगा, उन्हें उस विधेयक पर स्वीकृति देनी होगी। समझ रहे? उन्हें उस विधेयक पर स्वीकृति देनी होगी। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि राष्ट्रपति महोदय पर यह संवैधानिक बाध्यता होगी, ये संवैधानिक बाध्यता होगी कि यदि राष्ट्रपति महोदय के पास कोई विधेयक दोबारा संसद के दोनों सदनों से पारित होकर पहुंचता है, तो राष्ट्रपति महोदय के ऊपर एक संवैधानिक बाध्यता है कि उन्हें स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। भाई संविधान में जो प्रावधान है उसी का अनुसरण करना पड़ेगा राष्ट्रपति महोदय पर भी। तो मैं कह सकता हूँ ना कि ये संवैधानिक बाध्यता है। ये क्लियर है? तो लाल कलर में जब ये पहुंचा, तो लाल कलर में मैं फिर से लिख देता हूं कि अब राष्ट्रपति उस विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। क्लियर है? क्लियर? ऑल क्लियर? आगे बढ़। अब ये मेरे को लगता है कि आपको एक भूमिका के रूप में समझ में आ गया कानून कैसे बनता है ना। बहुत काम की क्लास है ये वाली क्लास। इस रूप में तुमने इसको पहले पढ़ा था पॉलिटी को? वीडियो से, मेरे वीडियो से? ऐसे नहीं, इस तरह से संरचना ऐसे देखी थी। ये तो किसी भी किताब में लिखा होगा, ये ऐसा लिखा हो ना ना ना। रुको अभी, रुको जरा, आ रहा हूँ। ये क्लियर है? हाँ, खत्म। वो विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। नहीं, बिल्कुल बना सकते, बिल्कुल। एक वर्ष पश्चात वो विधेयक उसी रूप में कोई और लेकर आएगा तो फिर से प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ऐसा नहीं कि एक बार रिजेक्ट हो गया तो फिर वो कभी कानूनी नहीं बन पाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक समय सीमा होती है। मान लो भैया आपने प्रक्रिया में लाया, में रिजेक्ट हो गया, फिर पता चला अगले दिन प्रक्रिया में लाया, तो फिर उसी के पर काम चलता रहेगा और कोई काम हो नहीं पाएगा। इसलिए एक समय सीमा होती है, उसी रूप में वो विधेयक पुनः एक वर्ष तक नहीं आ पाएगा, है ना? ठीक है, ओके। निकाल के बोलो। राष्ट्रपति बोल दिया कि इस पॉइंट पे आपको संशोधन करना है, ठीक है। अब संसद और राज्यसभा के मंत्रियों को लग रहा है कि नहीं ये ठीक है पॉइंट, विधेयक देखो, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको डिटेल में पढ़ाता, लेकिन चलो तुम्हारा चूंकि प्रश्न आ गया, अब मैं बताता हूँ और क्या होता है। क्योंकि अभी आप लोग इनिशियल क्लास शुरू कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि मुझे आपको वो चीज़ अभी ये सही वक्त नहीं। लेकिन एक काम करो, सिर्फ सुन लो, मैं पढ़ाऊँगा इसको। विधेयक मान लो, अब सामान्य विधेयक के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। एक बात यह है कि सामान्य विधेयक यदि मान लीजिए लोकसभा में गया, तो ज़रूरी थोड़ी है, मैं अध्यक्ष हूँ, मैंने उसको अपने सदन में एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मेरा नहीं बनता है जो विधेयक ला रहा है। कभी ऐसा हो सकता है उन्होंने मुझे धोखा दिया हो, तो मैं जाहिर सी बात है मेरी अंदर अंदर दुश्मनी चलेगी। मैं ही सदन का भगवान हूँ। वो बोलता है ना, कभी कभी आप उनको लगता है आप ही भगवान है। मैं नहीं करूँगा, मैं उसको प्रक्रिया में आगे बढ़ाऊँगा, अपने पास रख के बैठ जाऊँ। वो बोलते रहे ना, मेरी मर्जी। तो यदि कोई विधेयक, सामान्य विधेयक ना, सब बहुत सारे विधेयकों के लिए अलग अलग प्रावधान होता है। सामान्य विधेयक
और ये दोनों सदन में एक ही बराबर, दोनों सदन को बराबर का पावर है। पहला कि सदन में यदि कोई सामान्य विधेयक 6 महीने तक बिना किसी प्रतिक्रिया के निष्क्रिय पड़ा रहा, कुछ हुआ ही नहीं उसमें, तो 6 महीने की, जिस दिन वो बिल मैंने इंट्रोड्यूस किया, जिस तारीख को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, उस तारीख से 6 माह तक यदि उस बिल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, निर्णय नहीं हुआ, तो वह विधेयक स्वतः ही समाप्त मान लिया जाएगा। टेक्निकल चीज़ें मैं आता, ये तो रूपरेखा के बाद में पहुंचता वहाँ, लेकिन चलो तो मैं बता देता हूँ इसी वीडियो में। चलो अब मैं बता देता हूँ सामान्य विधेयक के बारे में ना, हर विधेयक नहीं, केवल सामान्य विधेयक के बारे में ये प्रावधान है कि यदि सामान्य विधेयक संसद के किसी भी सदन में अपने जिस दिन उस सदन में वो लाया गया उस डेट से 6 माह तक यदि उस बिल पर निर्णय नहीं हुआ, तो वह बिल 6 माह के पश्चात स्वतः ही समाप्त मान लिया जाएगा, खत्म। लोकसभा में भी यही अवस्था होगी और राज्यसभा में भी यही अवस्था होगी। अब दूसरा चीज़, दूसरा पावर, अब मैं हाउस के पावर बता रहा हूँ ना, दूसरा पावर, महत्वपूर्ण पावर, संसद के दोनों सदन बहस के दौरान सामान्य विधेयक पर संशोधन सुझा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संशोधन सुझा सकते हैं। बिल पे बहस चल रही है और जैसे आपको लगता है उस बिल पे यहाँ पे संशोधन चाहिए, तो आप मुझ पर भेजेंगे और मैं बताऊंगा कि आप ये संशोधन चाहती हैं, ठीक? संशोधन सुझा सकती हैं। अब अगर वो संशोधन जो है वो पारित हो जाता है सदन में, तो उस विधेयक पर वो संशोधन कर दिया जाएगा, ठीक? वो जो संशोधन वो चाहती थी वो संशोधन हो जाएगा। मतलब एक बात और जान गए आप, सामान्य विधेयक पर संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को संशोधन का अधिकार है, ठीक? क्लियर है? उस बिल पर संशोधन भी हो सकता है, संशोधन कर दिया जाए, उसके बाद अंतिम समय में फिर से उस बिल को संशोधन करके फिर पारित किया गया, हो सकता है। तो लोकसभा से पारित हो गया, ओके। अब हम ये मान लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा ना, उस सब आपके नोट्स पे सब मिलेगा आपको, वहाँ माथापच्ची मत कीजिए। और मेरा नोट्स बहुत कायदे का होता है, ऑर्गेनाइज, जैसे स्टूडेंट को चाहिए होता है। आप दोबारा कुछ लिखेंगे ही, मुझे मालूम है, तो सब मिलेगा आपको। आप सिर्फ ज़्यादा ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे ये आपको ज़्यादा याद रहेगा बजाय किताब से पढ़ा हुआ। तो अभी आपने 2 चीज़ें सुनी, 6 माह का समय, इन दोनों के पास कितने माह का समय? 6 माह। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर मैं थोड़ा उलट पलट दूँ, 6 माह को मैं अगर लिख दूँ 180 दिन, तो सही होगा? आपके मन में सवाल आएगा, नहीं सर, कोई महीने में 31 होता है, कोई में 28 होता है, नहीं तो 180 दिन क्यों फिक्स कर रहे हो? तो आपको मैं बता दूं, संविधान की दृष्टि में 1 माह का मतलब 30 दिन ही मानना है आपको, कोई 31 नहीं, कोई 28 नहीं, कोई लीप ईयर नहीं। 1 माह 30 दिन, 6 माह 180 दिन, 6 माह या 180 दिन तक ही वो निष्क्रिय रह सकता है। मतलब यदि 6 माह के भीतर लोकसभा या राज्यसभा ने उस विधेयक पर अपना निर्णय नहीं दिया, तो वह बिल स्वतः ही निरस्त मान लिया जाएगा, बिल खत्म हो जाएगा, विधेयक खत्म हो जाएगा। एक ही, और दोनों के पास एक और पावर कौन सी है? बिल, दोनों सदन सामान्य विधेयक को संशोधित करके पास कर सकते हैं, पारित कर सकते हैं, ठीक? ओके, चलो ये समझ गया। तुम्हारे सवाल का जवाब मिला? तुम्हारा सवाल क्या था, फिर से दागो। सर, अगर लोकसभा और राज्यसभा बोल रहे हैं कि ये पॉइंट सही है, हाँ, लेकिन राष्ट्रपति बोल रहे हैं नहीं, इसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको स्वतंत्र अधिकार है। लोकसभा का अपना अधिकार है, राज्यसभा का अपना अधिकार है, राष्ट्रपति का अपना अधिकार है, कुछ नहीं होगा भाई। लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, दोनों की स्वीकृति है, लेकिन राष्ट्रपति को अस्वीकृत है, खत्म बात, खत्म, हाँ खत्म बात।
ठीक है भाई, संसद के तीनों अंगों को निर्धारित शक्तियां दी गई हैं, सबकी शक्तियां मान्य हैं, है ना, ठीक, ओके। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूं, जैसे एक बिल सामान्य विधेयक लोकसभा में आया और वो लोकसभा ने उसे पारित कर दिया, जैसा था वो विधेयक उसी पे मतदान किया और सामान्य बहुमत से पारित कर दिया, ठीक, राज्यसभा में गया, भाई लोकसभा ने कोई संशोधन नहीं किया, पारित कर दिया एज इट इज़, लेकिन राज्यसभा में संशोधन सुझाया गया और उस बिल विधेयक पर संशोधन हो गया, संशोधन किया और उसके बाद मतदान करके पारित किया। अब बिल कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। यही बारीकियां पकड़ लो। देखो, लोकसभा ने जिस विधेयक को पारित किया था वो बिल जब राज्यसभा में गया, क्या वो एज इट इज़ था? वो तो बदल गया, संशोधित हो गया ना, संशोधित करके राज्यसभा ने पारित किया, है ना। लोकसभा ने जिस बिल को पारित किया था वो बिल बदल चुका है ना, वो बिल अब फिर से लोकसभा जाएगा, क्योंकि लोकसभा ने जिसे पारित किया था उसे राज्यसभा ने पारित नहीं किया, उसने क्या किया, उसने संशोधन करके पारित किया, और बिल एज इट इज़ दोनों सदनों में पारित होना चाहिए, एज इट इज़। इस बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कैसे आरती, समझ रही हो? तो एज इट इज़, तो अब फिर से बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में क्लियर बैठना चाहिए। भाई कोई सामान्य विधेयक लोकसभा में आया, लोकसभा में उस जैसा बिल आया वैसे ही मतदान हुआ और वैसे पारित कर दिया, पारित हो गया। अब एक सदन ने पारित कर दिया तो वो जाएगा दूसरे सदन में, दूसरे सदन में गया, और आपको पता है कि दोनों सदनों को संशोधन का भी अधिकार है। लेकिन राज्यसभा ने क्या किया, राज्यसभा ने उस बिल को पहले संशोधित किया और फिर मतदान करके पारित किया, तो वो राज्यसभा से भी पारित हो गया। लेकिन अब बिल आप सामान्य अवस्था में लगेगा कि संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया, राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिस बिल को लोकसभा ने पारित किया था वो बिल अब सेम नहीं रहा, राज्यसभा ने उसमें संशोधन कर दिया है, फिर पारित किया है। मतलब जो संशोधन हिस्सा है, संशोधित हिस्सा, लोकसभा ने तो स्वीकृति नहीं दी है, तो वो फिर से लोकसभा जाएगा, और अगर लोकसभा ने फिर उसे रिजेक्ट कर दिया तो बिल खत्म। लेकिन लोकसभा ने उस संशोधन के साथ उसे पारित कर दिया, अब जाएगा वो राष्ट्रपति के पास। क्लियर है? समझ गए पूरी प्रक्रिया? पक्का? ठीक है ना? कब तक टाइम हो गया? कितना? 12? 10 मिनट का ब्रेक लो, इसके बाद हम आएंगे यहाँ है। ये क्लिक करने के बाद ऐसा क्यों नहीं होता? चलिए, क्या शंका है तुम्हारा? बोलो। अरे बोलो, शर्माओ मत। हाँ हाँ, तो सेकंड बार जब और पारित होता है तो उसके बाद भी वो अश्विकांत पुनर्विचार और कर सकते नहीं कर सकते। अगर दूसरी बार वही विधेयक पुनर्विचार के बाद दोनों सदनों से पारित हो गया और राष्ट्रपति महोदय के पास आया, उनके पास केवल एक ही विकल्प होगा, उन्हें स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। ये बात का ध्यान रखना। कैसे? लक्ष्मी, क्लियर है? आरती, जयता, ये जयता का अर्थ क्या होता है? हैं? जयता का अर्थ ही नहीं पता है तुम्हारे नाम का? आज पूछना पापा से, है ना? चलो, ये पता होना चाहिए। इंटरव्यू में कई बार आपसे आप नाम बोलोगे और आपका नाम का अर्थ पूछ लिया जाएगा। चलिए, यहाँ तक अब सब क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बहुत तो थोड़ा सा खचमच हो गया है। मैं क्या मिटाऊँ? ये मिटा देता हूँ।
अब हम देखते हैं कि राज्य विधायिका का भी काम क्या है, कानून बनाना। अच्छा, अब यहाँ भी सदस्य होते हैं, यहाँ भी सदस्य हो सकते हैं। अगर किसी राज्य विधायिका में विधान परिषद है तो सदस्य वहाँ भी होंगे, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ भी एक कोई भी जो राज्य सूची में जो विषय है, बताया था सूची, राज्य सूची में जो विषय है। अच्छा, इससे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए, संविधान ने 7वीं अनुसूची, कौन सी सूची? 7वीं अनुसूची, भाग नहीं, क्या है? अनुसूची, आर्टिकल 246, 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची। और अगर कोई अनुच्छेद बोले तो अनुच्छेद 246। इसके माध्यम से क्या प्रावधान किया उन्होंने? कल शायद मैं बोलते बोलते गलत आर्टिकल बोल गया था ना, नहीं बोला था, ऐसा लगा मेरे दिमाग में 242 आ रहा था, लेकिन असल 246। 3 सूची, 3 क्या है? ये 3 सूची का प्रावधान करता है, 3 सूची का प्रावधान करता है। एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। इन सब में विषय होते हैं। इसमें संभवतः अगर मुझे सही याद है तो 147 और 52, इफ आई एम राइट, 147 एग्जैक्ट याद नहीं है, आपके नोट्स में होगा। 100 यहाँ निश्चित याद है मुझे और 47 यहाँ निश्चित याद है मुझे। ठीक है, चलिए, वो विषय होते हैं। संघ, अब ये जो संघ सूची है, या इसका केंद्रीय सूची भी बोल सकते हैं ना, संघ सूची में है, इसमें जो विषय है तो ये निश्चित है कि इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका? संसद, संसद का, संसद बनाएगी। राज्य सूची में जो विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका? राज्य की विधायिकाओं को, मतलब राज्य विधानमंडल, विधानमंडल को है। और समवर्ती सूची पर दोनों को है, संसद भी कानून बना सकती है और राज्य की विधायिका भी कानून बना सकती है। ठीक, ओके। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया कि हम ये कह सकते हैं कि 7वीं अनुसूची जो है वो विधायी शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। विधायी शक्ति मतलब विधान बनाने की शक्ति, और विधान बनाने की शक्तियों का बंटवारा है। बंटवारा ही है ना कि भैया फलाना पे संसद कानून बना सकता है, फलाना पे राज्य विधायिकाओं को कानून बनाने का अधिकार, और फलाना पे दोनों कानून बना सकते हैं, यही है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि भाई विधायी शक्तियों का बंटवारा, इसका उल्लेख कहाँ है, तो आप बोलोगे 7वीं अनुसूची। और अगर अनुच्छेद पूछ दे तो ठीक, अच्छा। अब देखते हैं, यहाँ पर संसद जो कानून बनाएगी वो पूरे भारत पर लागू होगा, मतलब राज्यों को भी वो कानून मानना होगा, लागू करना होगा ना। राज्य सूची में जो विषय है तो छत्तीसगढ़, जैसे मान लीजिए पुलिस विषय है राज्य सूची में, मतलब छत्तीसगढ़ पुलिस जो कर्मचारी है उनके लिए कानून, पुलिस व्यवस्था के लिए कानून बना सकती है, वो छत्तीसगढ़ में ही लागू होगा। मध्य प्रदेश भी कानून बना सकती है, उसका कानून हमसे भिन्न होगा। महाराष्ट्र भी को भी पुलिस, अपने जो उनके यहाँ पुलिस है उसके लिए कानून बना सकती है, उनके लिए भिन्न होगा। ठीक, ओके, ये भी क्लियर है। समवर्ती सूची, यहाँ थोड़ा सा एक सवाल पैदा होता है कि समवर्ती सूची में जो विषय है उसमें संसद भी कानून बना सकती है और राज्य विधायिका भी कानून बना सकती है। इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। समझाया था क्या? फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन। एक बार और सुन लीजिए आप। परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग एक विषय है जो समवर्ती सूची में रखा गया है। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ऐसा क्या कारण है कि कुछ विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया है, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। आप इसका जवाब कुछ इस प्रकार से दीजिए कि कुछ ऐसे विषय
जो अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं और जिस पर केंद्र और राज्य यदि दोनों का सहयोगात्मक रवैया होगा, दोनों ही कार्य करेंगे, तो वो जो है उसका लक्ष्य बहुत आसानी से पूरा किया जा सकता है ना। जैसे परिवार नियोजन, जनसंख्या हमारे लिए एक समस्या है। जनसंख्या, चाइना में जनसंख्या को उसने एक संसाधन की तरह प्रयोग किया। देखो, जनसंख्या कुछ दशक पहले एक समस्या माना जाता था। कैसे कि मान लो किसी देश की जनसंख्या बहुत अत्यधिक है, तो मतलब उस देश के संसाधन बंट जाएंगे, कुछ को मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा, नौकरियां भी सबको उपलब्ध नहीं कराई जा पाएंगी, ये समस्या आएगी। ठीक, गरीबी ज़्यादा होगी, सबको शिक्षा उपलब्ध कराना मुश्किल हो जाएगा, ये समस्या होती है जनसंख्या से यदि अत्यधिक है। चाइना ने क्या किया, चाइना एक कम्युनिस्ट विचारधारा की कंट्री, मतलब वहाँ पे सरकार का नियंत्रण बहुत तगड़ा होता है, फ्रीडम नाम की चीज़ बहुत कम होती है। मतलब सरकार ने कह दिया ये होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। हमारे देश की तरह वहाँ लोग मौलिक अधिकार का झंडा लेकर इतना फ्रीडम इतना नहीं कर सकते। वहाँ ऐसा होता है तो सरकार एकदम सख्त आदेश दे देती है। ठीक, तो चाइना ने क्या किया, अपने संसाधन, अपनी जो जनसंख्या, आप जानते हो विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना की है, उन्होंने क्या किया, उसको इस्तेमाल कैसे किया, उसको पॉजिटिव रूप में इस्तेमाल किया। वर्क फोर्स, हमारी जनसंख्या को हम अपने लिए अभिशाप नहीं बनने देंगे, हम इसको इस्तेमाल करें। उन्होंने क्या किया, ऐसे स्किल डेवलप किए कि घर घर में लोग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाने लगे, लाइट, छोटे छोटे लाइट्स, ये वो छोटे छोटे चिप्स, ये घर घर में बनते हैं, घर घर में बनते हैं। तो क्या हुआ, धीरे धीरे डेवलप हुआ तो क्या हुआ कि उनकी टेक्नोलॉजी और विकसित हो गई और घर घर में वो बहुत आसानी से छोटे से लेबर कॉस्ट में तैयार हो जाते हैं। आपने देखा होगा चाइनीज़ लाइट जो 15 रुपया 20 रुपये में मिल जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। यदि वही लाइट भारत में बनाई जाए तो अभी भारत में शुरुआत तो किया है, मेक इंडिया प्रोजेक्ट के तहत एक लक्ष्य रखा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम आत्मनिर्भर बने, हम चीज़ों को बाहर दूसरे देशों पर निर्भर ना रहें कि हम वहाँ से मंगाएं अपने यहाँ। भाई यदि हमारे यहाँ ही वो चीज़ें बनेंगी तो क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, जरा बताओ, सोच सकते हो। यदि कोई चीज़, वो चाइनीज़ लाइट और चाइनीज़ फटाके यदि हम चाइना से ख़रीदते हैं, यदि हमारे भारत में ही बनने लग जाएं तो क्या फ़ायदे हो सकते हैं, थोड़ा सोचो। भाई कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट विदेश से हमारे यहाँ आएगा तो टैक्स भी लगेगा, तो उससे रेट कीमत बढ़ जाएगी। अच्छा, दूसरा क्या, अगर कीमत बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कीमत तो नुकसान है। एज अ कस्टमर सोचो तो बढ़ी हुई कीमत तुम्हारे लिए नुकसानदायक। और रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है जनसंख्या के चलते। तो यदि वो सामान जो हम विदेशों पर निर्भर रहते हैं यदि भारत में बनने लगेगा तो यहाँ के लिए रोजगार का सृजन होगा और मोनोपोली हटेगी। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ अगर इसका प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, उसकी कीमत भी घटेगी, कम कीमत में मिल सकेगा। तो शुरुआती दौर में महंगा पड़ेगा, शुरुआती दौर में वो 15 रुपये की चाइनीज़ लाइट हम यहाँ बनाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होगा। हमें हो सकता है वो चीज़ 50 रुपये में यहाँ उसकी लागत 50 रुपये हो, लेकिन जैसे इस पे कार्य होता जाएगा, लोग और स्किल होते जाएंगे, तो हो सकता है चाइना की तरह हम घर घर में वो लाइटें बन सकें। तो घर घर में लाइटें बनेंगी तो क्या होगा, और टेक्नोलॉजी विकसित होगी, धीरे धीरे काम करते जाओगे तो स्किल डेवलप होगा। हम धीरे धीरे वो जो रॉ मटेरियल होगा, जैसे लाइट बनाना है तो छोटी छोटी LED बल्ब, उसका प्रोडक्शन भी अगर नए टेक्नोलॉजी आ गई और वो बल्ब जो है बनने लगे तो उसका कॉस्ट गिर जाएगा। तो भाई वो लाइट में जो उपयोग होने वाले छोटे छोटे LED बल्ब हैं उनकी कीमत कम हो जाएगी, उनकी कीमत कम होगी तो ऑटोमेटिकली लाइट पर बनने वाला खर्च कम होगा। तो इस प्रकार से कीमतें भी धीरे धीरे आएंगी। ये एक प्रक्रिया है जो एकदम से नहीं होती, धीरे धीरे होगी। इसका लाभ हमें 10-15 साल बाद या 20 साल बाद देखने को मिलेगा। अच्छा, चलिए हम मुद्दे पे आते हैं, लेकिन मुद्दा था क्या है? हाँ, यस, फैमिली, परिवार नियोजन।
संसद और राज्य विधायिका दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। संसद ने एक कानून बनाया, उसने कानून बना दिया कि जिसके 2 से अधिक बच्चे होंगे उन्हें सरकारी नौकरी और शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। संसद ने एक कानून बनाया, मतलब पूरे भारत में लागू होगा, राज्यों को भी फॉलो करना होगा। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। लेकिन राज्य चूँकि परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है, मतलब राज्य यदि चाहे तो वो भी अपने हिसाब से कानून बना सकती हैं। तो चलो हम ये मानते हैं हमारे भूपेश काका एक कानून बनाइस, टाबर की परिवार नियोजन समवर्ती सूची में शामिल है, तो कानून बना दिस। कानून का बनिस, ऐसे कानून कैसे बनता है वो तो आप जानते हैं, अभी और देखेंगे। कानून बन गया, राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिया, कानून बन गया। लेकिन यहाँ का कानून क्या था राज्य का कि जिसके 3 बच्चों से अधिक होंगे उन्हें शासकीय नौकरी, राज्य में शासकीय नौकरी और शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। अभी तक तो सामान्य लग रहा है, लेकिन ध्यान से सोचोगे तो दोनों कानून में अब कहीं विरोधाभास आएगा। सरकार बोलती है 2 से अधिक बच्चे होने पर आपको ये लाभ नहीं मिलेगा, मतलब तीसरे को रोक रही है। राज्य बोल रही है 3 से अधिक होने पर आपको लाभ नहीं मिलेगा, मतलब ये तीसरे की अनुमति दे रही है। अब ये टकराव आ गया, टकराव आ गया तो क्या होगा? टकराव यदि आ गया तो वो जो राज्य का जो कानून है, छत्तीसगढ़ का जो कानून होगा वो पूरी तरह से निरस्त नहीं होगा। उस कानून में जो जो प्रावधान संसद के बनाए गए कानून का से टकराते हैं वो प्रावधान सुप्त अवस्था में चले जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। वो कानून पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा, मतलब 3 बच्चों वाला 3 वाला वो निरस्त मान लिया जाएगा। संसद का कानून प्रभावी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ पर संसद का ही कानून चलेगा वहाँ तक जहाँ तक उसकी बात। बाकी सब प्रावधान यदि संसद के कानून के अनुरूप हैं या टकराते नहीं हैं तो वो लागू रहेंगे, चलेंगे। समझ गए आप? ठीक, अब आते हैं इधर। बिल्कुल इसी प्रकार से राज्य में भी प्रक्रिया चलेगी और ये भी अंग्रेजी में बिल ही कहलाएगा और राज्य में विधेयक ही कहलाएगा। बस अंतर ये होगा, हम बोलेंगे वो केंद्र का विधेयक था, संसद का विधेयक था, और ये राज्य का विधेयक है। बिल्कुल वही। यदि कोई मंत्री मान लो ये मंत्री है, कौन? हमारे समारू मंत्री है, तो ये बिल राज्य का शासकीय विधेयक कहलाएगा। और अगर मान लो कोई यहाँ से केवल सांसद है, डमरू, अगर ये विधेयक लाता है तो ये गैर शासकीय विधेयक कहलाएगा। ठीक, अच्छा। अब सामान्य विधेयक की बात कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि ये कोई सामान्य विधेयक है, जैसे परिवार नियोजन इसका एग्जाम्पल लिए तो इसी का लगा देते हैं। राज्य जो कानून बना रही है सब इसमें लिखा है। अब ये बिल क्या, ये सामान्य श्रेणी का विधेयक है, मतलब फिर वही बात, यदि किसी राज्य विधायिका में 2 सदन हैं तो वो बात आ गई। सबसे पहले कहाँ, तो राज्य में अगर दोनों सदन हैं तो सामान्य विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तुत या पुरस्थापित किया जा सकता है। और अगर एक ही है, विधानसभा है केवल, तो यहाँ को वो बात ही नहीं आती। जाहिर सी बात है वो कहाँ जाएगा, विधानसभा में जाएगा। पूरी प्रक्रिया जैसे वहाँ चलती वही बहस, वही सब कुछ। सामान्य विधेयक को सदन में पारित होने के लिए कौन से बहुमत की आवश्यकता होगी? सामान्य बहुमत। वही डेफिनेशन, सदन में जितनों ने मतदान किया है उसका 50% से अधिक यदि पक्ष में पड़ गया तो वो विधेयक उस सदन द्वारा पारित मान लिया जाएगा। एकदम सेम यहाँ भी जो सदन है, राज्य विधानमंडल के जो सदन है, इनके पास भी 6 माह, वही 6 माह तक यदि उस बिल पर निर्णय नहीं लिया गया तो वो बिल स्वतः समाप्त मान लिया जाएगा। और यहाँ भी सदनों को उस विधेयक पर संशोधन का अधिकार होगा। सब कुछ सेम है ना यहाँ तक? अब मान लेते हैं कि यदि 2 सदन है तो दोनों सदनों ने पारित कर दिया, पहुँचेगा किसके पास? अब राज्यपाल के पास। सॉरी, क्या है, अभी स्टूडेंट्स का बहुत फ़ोन आता है तो मैं इसको बार बार वो करना भूल जाता हूँ। आइए, पहुँचा किसके पास? राज्यपाल के पास। अब देखिए, राज्यपाल के पास पहुँचा तो कोई विधेयक
जब राज्य विधानमंडल के सदनों द्वारा पारित होकर राज्यपाल के पास पहुंचेगा, तो राज्यपाल का ये प्रावधान कहाँ है? मिटा दूं? अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 200 संसद राष्ट्रपति 111, ठीक, इसको अलग कलर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। अनुच्छेद 200, तो राज्यपाल उस विधेयक पर, किसी राज्य के विधेयक पर जो प्रतिक्रिया देंगे उसका उल्लेख संविधान में कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 200। अब देखिए राष्ट्रपति के पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सेम। राज्यपाल स्वीकृति दे सकते हैं, साइन करेंगे, वो राज्य का वो कानून बन जाएगा वैसे ही। अस्वीकृत कर सकते हैं, खत्म हो जाएगा। या पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। तीसरा विकल्प पुनर्विचार, लिख देता हूँ इसको। पुनर्विचार के लिए कहाँ लौटाएंगे? कहाँ का विधेयक है ये? राज्य विधानमंडल का विधेयक है, तो पुनर्विचार के लिए किसको लौटा देंगे? विधानमंडल को लौटा देंगे। लौटा देंगे। और जैसे राज्यपाल ने, जैसे राष्ट्रपति पूरा तीनों शक्ति एक जैसा है, जैसे राज्यपाल ने लौटाया तो वापस वो विधेयक समारोह लाया था, ये समारोह के हाथ में पहुंच जाएगा। फिर समारोह लड़की बाई की तरह कर सकता है, या तो संशोधित कर दे या फिर उसी रूप में फिर से प्रक्रिया में ले आए, फिर से प्रक्रिया में ले आएगा, फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी, फिर से विधानसभा द्वारा पास, यदि विधान परिषद है उस राज्य में तो विधान परिषद द्वारा पास, और फिर से ये विधेयक पहुंचेगा किसके पास? फिर से राज्यपाल के पास। और यदि किसी राज्य का विधेयक यदि राज्यपाल ने पुनर्विचार के लिए लौटाया है और फिर से सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है और राज्यपाल के पास पहुंचता है, तो राज्यपाल क्या करेंगे? एक ही विकल्प, सेम। राज्यपाल के पास भी एक ही विकल्प बचता है, और क्या है वो? उन्हें स्वीकृति देनी पड़ेगी। सेम, एकदम सेम। समझ गए ना आप? ये वापस लौट के आया, ये देखो वापस लौट के आया, तो क्या विकल्प होगा? स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। मतलब बोल सकते हैं कि संवैधानिक बाध्यता है राज्यपाल के ऊपर। यदि कोई विधेयक, यदि किसी विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटाते हैं और फिर से यदि वो सदनों द्वारा पारित होकर उसी रूप में या संशोधित रूप में पारित होकर राज्यपाल के पास पहुंचता है, तो राज्यपाल उस विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। लेकिन राज्यपाल के पास एक अतिरिक्त विकल्प है जो राष्ट्रपति के पास नहीं है। थोड़ा उल्टा लगेगा कि बड़ा पद उसके पास विकल्प कम है और राज्यपाल के पास ज़्यादा। चौथा विकल्प है इनके पास। क्या कर सकते हैं? ये राष्ट्रपति के विचारार्थ, राष्ट्रपति के विचारार्थ उस विधेयक को आरक्षित कर सकते हैं, आरक्षित कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं। रेशमा, तुम्हारा जो बीच में आया था ना, वो शायद यही है। बीच में सवाल पूछे थे तुम, बोला था आएगा, वो शायद यही है। वहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा। थोड़ा बोलो, तेज बोलो। अच्छा, तुम वीटो का तो नाम ही नहीं ली उस समय। सुनो, एक बात मैं तुमको अभी क्लियर कर देता हूँ। संविधान में वीटो पावर का उल्लेख नहीं है, पढ़ियो। नहीं, लोग यहाँ गलती करते हैं। लोग क्या बोलते हैं
कि ये जो हो रहा है ये वीटो है। ये वीटो नहीं है। अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति ये जो विकल्प है ना, केवल यही है। असल में उसको हम कहते हैं कि राष्ट्रपति ने जब किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए उसमें कोई स्वीकृति ही नहीं दी, चुपचाप अपने टेबल पर रख के भूल गए हैं, तो पॉकेट वीटो। वो मैं बाद में बताऊँगा, अभी कंफ्यूज हुआ। वीटो इज समथिंग एल्स। ठीक, नए लोग वीटो डिलीट कर दो, अभी सोचना नहीं, है ना। बहुत अच्छा होता है ना साला, जैसे हम लोग डिलीट मोबाइल में डिलीट कर देते हैं, वैसे दिमाग से भी डिलीट कर देते, फॉर्मेट कर देते, बहुत अच्छा होता। दुख का कारण जो है, हाँ, लेकिन मैं कोई टेक्निकल शब्द छोड़ूंगा नहीं, डोंट वरी। मुझे तुमने पूरा स्थापित सुना था, लेकिन समझा था कि वो प्रस्तुत ही है। हाँ, चलो, राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकते हैं। अब देखिए, आपके मन में एक सवाल उत्पन्न होगा। अब वो सवाल यदि उत्पन्न नहीं हुआ तो मैं डाल देता हूं, ये विकल्प क्यों रखा गया? ऐसी क्या बात है कि ये विकल्प राष्ट्रपति के पास नहीं है लेकिन राज्यपाल को दिया है संविधान में? ये सवाल अब उठ रहा है मन में। कारण हो सकता है, तो कारण है। कारण क्या है? देखिए भाई, अगर आपसे कोई पूछ दे, इंटरव्यू में कोई पूछ दे, तो आपके माइंड में इसका जवाब होगा तो अच्छा इंप्रेशन देगा कि भाई देखो, राज्य भारत के अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर जैसे कॉन्स्पिरेसी, मतलब जम्मू कश्मीर में बहुत कॉन्स्पिरेसी होती रहती है कि किस तरह भारत से अलग हो, तो भाई कुछ तो नियंत्रण रखना। तो आप ये भी जानते हैं कि राज्यपाल जो है वो केंद्र के एजेंट के रूप में राज्यों में पदस्थ किए जाते हैं ना, नियुक्त किए जाते हैं। तो वो नज़र रखते हैं कि राज्य ऐसा कोई कार्य तो नहीं कर रहा है असंवैधानिक, या फिर ऐसा कोई कार्य तो नहीं कर रहा है कि जो राष्ट्र हित में ना हो, है ना। तो ऐसे कुछ क्लॉज हैं, मैं वहाँ अभी नहीं बोलना चाहूँगा, 4-5 रीज़न है। जैसे यदि राज्य का कोई कानून राज्य के नीति निर्देशक तत्व को प्रभावित कर रहा है तो ऐसा कर सकते हैं राज्यपाल। यदि लगता है राज्यपाल को कि राज्य का ये कानून राष्ट्रीय महत्व का विषय है तो मैं राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दूं। यदि राज्यपाल को लगता है कि राज्य का ये कानून राष्ट्र हित में नहीं है तो मैं आरक्षित कर दूं। ये विकल्प इसलिए दिया गया उन्हें ताकि ऐसा कोई अगर पक रहा हो खिचड़ी तो उसको राज्यपाल वहीं पकने से रोक सके, है ना। तो एक थीम आ गई आपके पास कि राज्यपाल को ये शक्ति क्यों दी गई है। भाई वो तो दिल्ली में केंद्र है, राज्यपाल यहाँ छोटी छोटी अगर मान लो कोई ऐसा कानून बना दे राज्य में और उसको लागू कर दे जिससे देश को का अहित हो सकता है, भारत की अखंडता क्षीण हो सकती है, तो ऐसे किसी अवस्था के लिए राज्यपाल को ये विकल्प दिया गया है ताकि भारतीय संघ यानी केंद्र का नियंत्रण राज्यों पर बना रहे। समझिए आरती, आए समझे? नहीं, ज़्यादा नहीं आया। ओके, कभी कभी तुम्हारे घर चलता हूँ मैं, तुम्हारे पिताश्री माताश्री गृहिणी है कि वो भी काम करती हैं? गृहिणी है ना। पिताश्री कमाते हैं, पिताश्री काम पर जाते हैं? अच्छा, जो भी है अपना ही काम है, करते हैं ना, घर में तो नहीं रहेंगे दिन भर। नहीं, अच्छा चलो मान लेता हूँ कि तुम्हारी माताश्री गृहिणी है और तुम्हारे पिताश्री अपना बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन वो घर में तो नहीं रह सकते ना, बिजी रहेंगे उसमें। अच्छा, तुम्हारे पिताश्री मुखिया हैं घर के, है ना। सेकंड रैंक में आती हैं तुम्हारी माताश्री। बस यहाँ पे कंपेयर कर लो कि तुम्हारे पिताश्री राष्ट्रपति हैं, तुम्हारी माताश्री राज्यपाल हैं। तुम्हारे पिताश्री के पास जो शक्तियाँ हैं वो चाहती हैं और तुम हो पुत्री। पिताश्री का उतना नियंत्रण तुम्हारे ऊपर इसलिए नहीं हो सकता कि पिताश्री तुम्हारे अक्सर तुमसे दूर रहते हैं, है ना।
राज्य केंद्र के नियंत्रण से थोड़ा बहुत बड़ा भारत है, राज्य इधर इधर फैले हुए तो नियंत्रण से थोड़ा दूर है। तो अब समझो कि तुम्हारी माता श्री को राज्यपाल नियुक्त कर दिया तुम्हारे पिताश्री ने। क्यों? क्योंकि तुम्हारे नज़दीक रहती है ना। तो तुम्हारे नज़दीक रहती है और चाहते हैं कि तुम पर अच्छा नियंत्रण रहे, तो एक कुछ शक्ति ज़्यादा दी गई है तुम्हारे माता श्री के पास, ज़्यादा शक्ति, इधर उधर करे तो 2 झापड़ तुम मार सकती हो। ये चौथा विकल्प। पिताश्री ने हो सकता है अपने पास नहीं रखा हो, माता श्री को ये शक्ति दे दी हो, ज़्यादा नियंत्रण रहेगा ना, क्योंकि माता श्री तुम्हारे पास रहती हैं, पिताश्री तुमसे दूर रहते हैं। अभी समझ में आई है? पक्का? ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, यदि राज्यपाल ने किसी राज्य के विधेयक पर चौथा विकल्प का इस्तेमाल किया, राष्ट्रपति के विचारार्थ उसे आरक्षित कर दिया, तो समझ जाओ उस विधेयक पर से उसी समय से राज्यपाल का नियंत्रण खत्म। अब राज्यपाल का कोई मतलब नहीं है, अब जो करेंगे राष्ट्रपति करेंगे। तुम्हारी माताश्री, तुम ऐसा कुछ काम कर रही हो, तुम्हारी माताश्री आप बोली कि आन दे तो बाबूला, ऐसा होता ना कभी, अब ये तू मेरे उससे बाहर है, अब तेरे पापा ही देखेंगे तेरे को, ये कर दिया आरक्षित, ये मुद्दा अब आरक्षित हो गया। अब जो करेंगे वो करेंगे, ये वही वाला मुद्दा है। अब जो करेंगे राष्ट्रपति करेंगे। ठीक। अब समझ जाओ, जैसे ही, ये याद रखना, जैसे ही किसी राज्य के राज्यपाल ने उस राज्य के विधेयक पर चौथे विकल्प का इस्तेमाल किया, मतलब उस विधेयक पर से उनका नियंत्रण खत्म। अब जो होगा राष्ट्रपति महोदय आरक्षित कर दिया ये विधेयक, मतलब अब ये विधेयक किसके पास जाएगा? राज्य का ये विधेयक किसके पास पहुंच गया? राष्ट्रपति महोदय में यहां ले आता हूं नीचे ना, राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंच गया। अब राष्ट्रपति महोदय के पास राज्य का विधेयक पहुंचा है, संसद का विधेयक जब पहुंचा तो राष्ट्रपति महोदय किस अनुच्छेद के तहत कार्रवाई कर रहे थे? 111। राज्य का विधेयक जब राज्यपाल के पास पहुंच रहा था तो राज्यपाल 200 का इस्तेमाल कर रहे थे। अब जब राज्य का विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा तो राष्ट्रपति 201 का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ दी हुई शक्तियाँ कि राज्य का विधेयक राष्ट्रपति महोदय आपके पास आएगा, राज्य का विधेयक, तो आपकी शक्तियाँ अनुच्छेद 201 में है, उसमें वर्णन है। अनुच्छेद 201 के अनुसार अब राज्य के विधेयक पर राष्ट्रपति के पास क्या क्या विकल्प है? नंबर 1 सेम, नंबर 2 सेम, स्वीकृत कर दे देंगे तो राज्य के लिए वो कानून बन जाएगा, अस्वीकृत कर देंगे तो वो कानून राज्य का नहीं बन पाएगा। तीसरा विकल्प पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। लेकिन ये विधेयक कहाँ का है? राज्य विधानमंडल का है। जब संसद का विधेयक था तो 111 के तहत राष्ट्रपति जब लौटा रहे थे तो संसद को लौटा रहे थे, ये विधेयक तो राज्य का है। तो पुनर्विचार के लिए अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए किसको लौटाएंगे? राज्य विधानमंडल को। जिस राज्य का वो विधेयक है उस राज्य विधानमंडल को लौटाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? राष्ट्रपति ने इस शक्ति का प्रयोग कर दिया, मतलब फिर वही बात हो जाएगी, फिर से वो विधेयक पहुंच गया समारोह के पास, फिर से समारोह के पास विकल्प या तो संशोधित कर दे या फिर उसी रूप में फिर से प्रक्रिया में ले आए, फिर से प्रक्रिया में ले आया, संशोधित या उसी रूप में। फिर से राज्य विधानमंडल के सदन ने यदि पारित कर दिया तो आप किसके पास पहुंचेगा? नहीं भाई, मैंने क्या बोला? राज्यपाल ने यदि इस विकल्प का इस्तेमाल किया तो राज्यपाल का रोल खत्म। राष्ट्रपति ने भेजा है ना पुनर्विचार के लिए, तो ये वापस राष्ट्रपति के पास ही आएगा। आया, चलो हम मान लेते हैं कि फिर से ये विधेयक पारित हो गया और ये आया किसके पास? वापस राष्ट्रपति महोदय के पास। अब
अब है देखो, संसद का कोई विधेयक राष्ट्रपति यदि पुनर्विचार के लिए लौटा रहे थे और फिर से यदि वो संशोधित या उसी रूप में संसद के दोनों सदनों से फिर से पारित हो गया, राष्ट्रपति के पास आया, तो राष्ट्रपति बाध्य थे स्वीकृति देने के लिए। राज्य में क्या हो रहा था, यदि राज्यपाल ने अनुच्छेद 200 के तहत राज्य के विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया और यदि संशोधित या उसी रूप में राज्य विधानमंडल के सदन से फिर से पारित होकर राज्यपाल के पास आया, तो राज्यपाल भी बाध्य थे देने के लिए। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई शंका कोई दुविधा यहाँ है नहीं। अब हम बात करते हैं, यदि राज्यपाल ने उस राज्य के विधेयक पर चौथे विकल्प का इस्तेमाल कर लिया, मतलब राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया। वो कभी कभी आरक्षित या सुरक्षित दोनों इस्तेमाल कर लेते हैं ना यहाँ पर, लेकिन होना नहीं चाहिए। आरक्षित अलग बात है। आरक्षित यदि कर दिया तो ये विधेयक, अब राज्यपाल का रोल खत्म, अब जो करेंगे राष्ट्रपति करेंगे। राज्य का ये विधेयक अब पहुँचेगा किसके पास, राष्ट्रपति के पास। और राज्य का विधेयक यदि राष्ट्रपति के पास इस प्रकार से पहुंचता है तो राष्ट्रपति के पास उस राज्य के विधेयक पर जो प्रतिक्रिया देने का अधिकार है वो कहाँ है, कौन से अनुच्छेद में, 201। राज्य के विधेयक पर 201। अब राष्ट्रपति के पास कौन कौन से विकल्प हैं, तीनों विकल्प हैं जो 111 में है। स्वीकृति दे देंगे तो राज्य के लिए वो कानून बन जाएगा, अस्वीकृत कर देंगे तो राज्य का वो कानून नहीं बन पाएगा। तीसरा विकल्प भी है, पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे। चूंकि ये राज्य का विधेयक है तो पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति इसे राज्य विधानमंडल को ही लौटाएंगे, संबंधित राज्य विधानमंडल को। और संबंधित राज्य विधानमंडल को लौटाएंगे मतलब फिर से पहुंच गया जो विधेयक लाया था। अब उसके पास भी दो विकल्प, वही या तो संशोधित कर दे या ना करे, फिर से प्रक्रिया में ले जाएगा राज्य विधानमंडल में। और यदि फिर से राज्य विधानमंडल के सदनों द्वारा वो राज्य का विधेयक पारित हो गया तो फिर किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति। राज्यपाल का रोल तो खत्म हो चुका है, फिर से राष्ट्रपति के पास गया। अब कोई राज्य का विधेयक यदि राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटाया है और यदि उस राज्य विधानमंडल के सदनों से फिर से पारित हो गया है, फिर से राष्ट्रपति के पास पहुंचा है, तो इस बार राष्ट्रपति के पास दो विकल्प है। इस बार राष्ट्रपति के पास दो विकल्प है। आगे वापस दो विकल्प, 1 2, स्वीकृति अस्वीकृति। बाध्य नहीं है, कोई शंका कोई दुविधा। सर जैसे अस्वीकृति करने के बाद वो फिर से जब से खत्म कभी वो आ ही नहीं सकता। नहीं आ सकता है, दोबारा आ सकता है, लेकिन एक सीमा तय होती है ना कि बार बार यदि वो विधेयक एक बार रिजेक्ट हो गया और फिर से बार बार आप वो विधेयक को ला रहे हो तो फिर बाकी काम कैसे होंगे। एक सीमा होती है कि वो उसी रूप में वो विधेयक वही व्यक्ति 1 वर्ष तक नहीं ला सकता है ना, सेम विधेयक को नहीं ला सकता उसी रूप में। ये मैं तो क्लेरिफाई कर दूंगा, लेकिन पीएससी नहीं करेगा। पीएससी का कुछ भी इस्तेमाल कर लेता है। पीएससी भी अपन जो एग्ज़ाम में पेपर बनाते हैं ना, वो कुछ भी इस्तेमाल कर लेते हैं। देखो, काम चलाऊ भाषा में हम आरक्षित और सुरक्षित को एक जैसा बोल सकते हैं। काम चलाऊ, ये सीट तुम्हारे लिए सुरक्षित है, इसका मतलब तुम ही बैठोगे। ये सीट तुम्हारे लिए आरक्षित है, इसका अर्थ तुम ही बैठोगे और कोई नहीं बैठ सकता। ऐसे देख रहे हैं तो दोनों का मतलब एक ही निकल रहा है ना। लेकिन अब देखो, लेकिन सुरक्षित वहाँ पे सुरक्षित है ना, स्वीकृति को सुरक्षित कर लेते हैं। वहाँ आरक्षित लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, वहाँ सुरक्षित होगा। लेकिन यहाँ पर जो पीएससी या वो एग्ज़ाम जो खेल खेल सकते हैं वो यहाँ खेल सकते हैं। यहाँ आरक्षित और सुरक्षित दोनों शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, तो आपको वहाँ कंफ्यूज नहीं होगा, है ना। कुछ चीज़ें हैं यार, लेकिन क्या करें, वो यहाँ चली आ रही हैं तो चली आ रही हैं, उसका कुछ किया नहीं जा सकता। जैसा पीएससी पिछले 2-3 सालों से कर रही है, उल्टा पुल्टा आंसर लेती है, उल्टा पुल्टा जवाब देती है, अपनी मनमानी करती है,
सीरियस छात्रों को नुकसान होता है इससे। तो इसका मतलब सरकार पे दबाव तो बनाया जाना चाहिए निश्चित तौर पर, लेकिन एक एज अ स्टूडेंट आप लोगों के पास जो कंट्रोल और जो नियंत्रण है वो क्या है, क्या कर सकते हो आप लोग? आपके जो कंप्लीट नियंत्रण में है कि आपको यदि ये पता है कि 4-5 प्रश्न पे पीएससी हमेशा ऐसा कुछ करता है, तो आप अपना लेवल थोड़ा और बढ़ा दो, थोड़ा और ज़्यादा प्रश्न आपके सही होने चाहिए ताकि गड़बड़ भी हो आप सुरक्षित रहें। नहीं, ये विकल्प है जो आपके डायरेक्ट नियंत्रण में है कि नहीं, बजाय इसके धरना देने के और इधर उधर घूमने के। कोरोना काल में अगर मान लो कहीं 2-3 हज़ार स्टूडेंट इकट्ठे हो गए तो एक आशंका है मुझे, फिर पता चला कि कोरोना ना फैल जाए वहाँ, और सिर्फ स्टूडेंट को नहीं फैलेगा, अगर उन्हें हुआ तो घर जाएंगे, घर में माँ बाप हैं, ये सब हैं, बच्चे हैं, फिर अपने दोस्त मित्रों से मिलेंगे, तो ऐसे बहुत तेज़ी से संक्रमण हो सकता है। फ़िलहाल जो समय चल रहा है उसके हिसाब से मुझे अनुचित लगता है कि किसी जगह पर छात्र इकट्ठा हो फिलहाल के लिए। दूसरे रास्ते, पीएससी के स्टूडेंट हो तो दिमाग वाला रास्ता अपनाओ, पेटिशन दिमाग वाले, मतलब पेपर वर्क वाले, क्योंकि वहीं तो पहुंचना चाहते हो आप ना भाई। एक सामान्य लड़का और एक आप जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो, और एक लड़का जो कहीं पर ऐसे ही टाइम पास करके कहीं 12वीं कर रहा है, उसमें आपके सोचने में अंतर तो होना चाहिए, थोड़ा अंतर होगा भी। अब आप थोड़ा धीरे धीरे डेवलप होगे, आप संतुलित सोचोगे, नियंत्रित विचारधारा होगी आपकी, एक अपनी राय बना सकोगे, उसका थोड़ी होगा। ये डिफरेंस धीरे धीरे आएगा, आपके अंदर आएगा, विश्लेषण करने की शक्ति आएगी, ये सब आएगा। तो आई थिंक इज इट क्लियर ना, है ना? ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट प्रॉपरली, अरे अंग्रेजी में आ गया, सॉरी। हम कल से कायदे से शुरुआत करेंगे पॉलिटी के संवैधानिक विकास के साथ, और धीरे धीरे ऐसे आप टॉपिक वाइज डे बाय डे आगे बढ़ेंगे। अब से आप, अच्छा, तब तक आज का होमवर्क आपका ये चौथा वीडियो होगा, और